बाड़मेर शहर के इंदिरा नगर में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। यह कार्यक्रम 15वीं शताब्दी में आदि शक्ति देवल माँ की पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम था और इस पुस्तक का विमोचन जिला एवं सेशन न्यायाधीश ACB जयपुर के तन सिंह देथा के कर कमलों से हुआ। इस कार्यक्रम में साहित्यकार एवं पुस्तक के लेखक महादान सिंह बारहट, पुस्तक के प्रकाशक पदनदान देथा सहित कई कविवर व प्रमुख लोग उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में समाज के कार्यकारी अध्यक्ष तेजदान खरोड़ा सहित बड़ी संख्या में साहित्यकार और कविवर उपस्थित रहे और इस पुस्तक के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि जो हमारा इतिहास है उस इतिहास को अगर लिपिबंद कर उसे आगे नहीं बढ़ाया गया तो आने वाले भविष्य में धीरे धीरे वह विलुप्त हो जाएगा। इसलिए कोई भी हमारी रचनाएं हैं जिसको डिंगल साहित्य में कहे या अन्य साहित्य में थी, उन्हें कलमबंद कर उसकी पुस्तक के रूप में विमोचन जरूरी होता है। अब मैं आपको बता दूं कि इस पुस्तक की खासियत क्या है कि यह पुस्तक श्री देवल भलियाई के जीवन के ऊपर थी कि उन्होंने अपने कालखंड में, जो कि 15वीं शताब्दी में है, अपने कालखंड में क्या क्या समाज सुधार के काम किए और क्या क्या चमत्कारिक गुण किए। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहली बात ये आती है कि उन्होंने सबसे पहले अपने घर पर जब खारोड़ा के चारण सरदार पहुंचे थे तो अपने घर पर मात्र 1.25 किलो बाजरा से ही 80 घोड़ों को पावरा दिला दिया था और घर में जो कांसी के बर्तन थे उसको सोने के बर्तन कर कर उस मेहमानों को उसमें भोजन करवाया था। इस कार्यक्रम पर प्रकाश डाल रहे हैं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला एवं सेशन न्यायाधीश तन सिंह जी देथा। उनको आप सुन कर इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिसको हम 18वीं शताब्दी के बाद में समाजवाद के जनक कार्ल मार्क्स को मानते हैं, तो उससे पहले 15वीं शताब्दी में आई श्री देवल माँ ने किस तरीके से समाजवाद की नींव रखी थी। सुनिए श्री तन सिंह जी देथा को। जब तक कोई साहित्य लिपिबद्ध और लेखबद्ध नहीं होगा तब तक उसकी जीवन अवधि कम होती जाएगी। तो महात्मा के सामने ये जो पुस्तक का लेखन करते हैं और देवमा पर इतनी सुंदर पुस्तक का निर्माण किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार और बहुत बहुत आभार हूँ। देवमा देवी ये शक्ति तो थे, लेकिन जब उनको पढ़ते हैं उसमें कई बातों पर गौर करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि उस जमाने में 14वीं शताब्दी में जब शिक्षा का इतना प्रचार प्रसार नहीं था तो उनके विचार इतने उच्च कोटि के थे, तो इसका मतलब देवीय शक्ति में ही ऐसा हो सकता है। तो देवमाल ने जो सबसे बड़ा थॉट दिया था वो था समाजवाद। 14वीं शताब्दी में दिया। दुनिया का इतिहास ये कहता है कि कार्ल मार्क्स 18वीं शताब्दी में हुआ और उसने समाजवाद दिया। समाजवाद का मतलब ये था कि सबके हितों की बराबर संरक्षण हो, लेकिन देवमाल ने 14वीं शताब्दी में किया था। जब राजा गढ़सी ने उन्हें 36 नाम की जागीर का ऑफर किया तो उन्होंने मना किया कि नहीं, मेरे लिए जो 36 कौम है इनको टैक्स से मुक्त करो। ये था समाजवाद का पहला पॉइंट। और आज भी उन्होंने जितने उनकी संतान देखा है उनको जितना कृपा रखी उतनी हर जाति के भले कादिया जाति का मेघवाल भी है तो उस
उसमें भी उनकी कृपा होती है। ये असल समाज का है। जब 14वीं शताब्दी में ये विचार उत्पन्न हो गया था, तो फिर क्या कारण रहा कि 18वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स को इस विचार का जनक कहा गया। उसका रीजन ये रहा कि अपन लोगों का साहित्य लिखित में नहीं था, और लिखित में नहीं होने के कारण बाकी भी जो देवोत्तम के निर्देश है उनका आप गौर करें। जैसे डबल मंजिल नहीं बना सकते, तो उसके पीछे वो ये विचारधारा थी कि सारे भाई, एक भाई आर्थिक रूप से संपन्न होगा, हवेली बना के बैठ जाएगा, दूसरा भाई कमजोर होगा, तो दूसरी छत ही नहीं बनानी, तो सबका समानता का भाव रहेगा, तो उससे भाइयों में किसी प्रकार का द्वेष और ईर्ष्या पैदा नहीं होगी, मंदिर के छत नहीं होगी। उसके पीछे वो ये रीजन रहा होगा कि जहां छत है वहां संग्रह है, और जहां संग्रह है वहां अपराध है। आप बड़े बड़े मंदिरों में देखो ये संग्रह होते हैं, फिर उसके लिए लड़ते हैं, अपराध होते हैं। तो देवोत्तम के मंदिर की छत ही नहीं है, वहां संग्रह ही नहीं है, वो जितने के है वही आटो देखा है, तो वहां संग्रह नहीं है, तो अपराध नहीं है। दूसरा जैसे गावड़ी नहीं रखने का कारण, तो उसके पीछे ये उनका विचार रहा होगा कि किसी भी व्यक्ति को वो भगवान की समान रूप से उत्पन्न कर दिए, उसको गुलाम नहीं बनाया जाए। तो 14वीं शताब्दी में उन्होंने इस गुलाम प्रथा का विरोध किया था, उनको मुक्तियां दी थी कि नहीं, हमें गावड़ी बिना नहीं चाहिए, ये गुलाम प्रथा नहीं चलेगी। तो कितने भी सारे उनके जो निर्देश हैं आप उस पर गौर फरमाएं, तो ये लगता है कि 14वीं शताब्दी में इतनी विद्वता कहां से आई थी, सिवाय चमत्कार और देवी शक्ति के बगैर संभव नहीं है। बहस रखने का मना किया था, ठीक है, उसको कथा से जोड़ा जा रहा है, लेकिन उसका मूल रीजन ये है, साइंटिफिक आप अगर पढ़ें तो भैंस के दूध में फैट ज्यादा होती है, और फैट जो है वो इंसान में डलनेस और आलसीपन लाती है। तो मेरी संतान सक्रिय हो, एक्टिव हो, इसलिए उनको भैंस का दूध में पिला के गाय का पिलाया जाए। तो इतने डीप थॉट्स जो है वो कहां से उनके पास आए होंगे, तो ये चमत्कार का सीधा सा वो सबूत और उदाहरण है। मालदेव के साथ सुमेर के युद्ध में शहीद हुए। जब अकबर ने उदयपुर पर हमला किया, तो जगन्नाथ मंदिर की रक्षा के लिए मात्र एक उनके योद्धा थे, वो चारण के। ऐसे मोर देन 200 की लिस्ट में आपको दे सकता हूं जिन्होंने युद्ध में बलिदान दिया है और शहीद हुए हैं। चारण और भी राइटर नहीं थे, देवर वॉरियर आल्सो। लेकिन इस पेज को चारण साहित्य को लिपिबद्ध नहीं किए जाने के कारण से इस पेज को आगे बढ़ाया नहीं गया। थर्डली देवर मीडिएटर। आज दुनिया में यूएसए से लेकर के और इंडिया तक मध्यस्थता के बड़े बड़े कोर्स हो रहे हैं, बड़ा एजुकेशन हो रहा है। मैंने भी वो ट्रेनिंग दी कि दो देशों के बीच में कोई अगर प्रॉब्लम आ जाती है, या कोई जैसे हाईटेक्स वगैरह होते थे, उनसे बात करने के लिए वो मीडिएटर्स जाते हैं, एक स्पेशल ट्रेनिंग होती है। पर चारण उस समय भी मीडिएटर थे। राजपूत राजाओं की किसी भी दो स्टेट में या दो जागीरों में विवाद होता था तो चारण उसका समाधान करते थे। तो नीति पर चलकर श्रेष्ठ समाधान पेश करते थे, तभी वो मानते थे। इन सब को जब तक लिपिबद्ध नहीं किया जाएगा, तब तक चारण साहित्य, उनका असल इतिहास वो आम जन के उसमें नहीं है। अभी तातेक साहब फरमा रहे थे कि आपने वो राजस्थानी में हरिरस का सलाह किया है, तो उसको जब तक एजुकेशन सिलेबस में नहीं लिया जाएगा तब तक आमजन नहीं पड़ेगा। तो आपने भी फरमाया है, तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं स्टेट गवर्नमेंट से बात करके और यूनिवर्सिटी जीती हैं उसमें इस तरह से के हरिरस को जो है सिलेबस में डलवाने का प्रयास करूंगा। बाकी करता हूँ।